नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं मंदार फणसे। महाराष्ट्र के किसानों के साथ एक ऐसा मजाक हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मजाक कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया गया है। पहले तो किसानों के खाते में इस स्कीम के तहत 2000 रुपए की पहली किश्त जमा की गई। और तो और कविता, किसान इसका फायदा उठा पाते कि उससे पहले उनके खाते से अमाउंट वापस चला गया है। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि लाखों किसानों के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो जिला प्रभावित हुआ है वो है नासिक और उत्तर महाराष्ट्र का पूरा विभाग। सरकार की इतनी बड़ी असफलता का जायजा लेने मिरनाऊ पहुंचा महाराष्ट्र के कुछ गांव में, और इन गांव का जायजा लेने के बाद हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के 14 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त जमा हुई। लेकिन जब मिरनाऊ राज्य के गांवों में इसका पता लगाने पहुंचा तो असलियत कुछ और ही सामने आई। शुक्रिया सर हमारे चैनल पे बात करने के लिए। सर आप बताइए, आपको भी 24 तारीख को जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब आपको भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये मिले थे? हाँ, 24 फरवरी को 2000 रुपये मेरे खाते में जमा हो गया, ऐसा मैसेज आ गया। फिर वापस कुछ मिनट में बाद में वापस रिटर्न चले गए। अभी तक तो कुछ पैसा नहीं मिला। मैंने 3 लाख रुपया कर्जा लिया है, वो अभी तक तो वो माफ नहीं हुआ। बोलता था माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं माफ हुआ। If we talk about 2000 rupees in installment in 3 phases, so 6000 rupees per year under the new scheme is what the farmers have been really promised. But in Maharashtra, Nashik is not only one region or one district which is suffering the most. There are other areas, for instance Nanded, then Parbhani and even Nagar districts where similar cases have happened, where farmers received first installment but was withdrawn within hours. सिर्फ बाला साहेब के साथ ही ऐसा नहीं हुआ। नासिक से 40 किलोमीटर दूर थेर गांव के 42 साल के विजय रघु गावरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब 24 तारीख को मेरे दोस्त ने बोले हमारे खाते में पैसे आ गए, लेकिन उनको मैसेज भी आया था, लेकिन मेरे को मैसेज भी नहीं आया। इसलिए मैं दूसरे दिन मेरे बैंक में गया। उधर जाके बैंक में देखा, मैंने मेरे पैसे आ गए थे 24 तारीख को, और एक बजे आ गए और 2, 3, 4 बजे वो पैसे निकल गए थे। उसी पासबुक में एंट्री भी है। 24 तारीख को आए थे, अभी 1-2 घंटे में निकल गए फिर पैसे। अभी तक तो नहीं मिले। अभी 2 हफ्ते हो गए। कुछ बैंक से में कुछ SMS नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। 1-2 नहीं बल्कि कई गांव और कई किसानों के साथ यही मजाक हुआ। महाराष्ट्र में कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा लघु एवं सीमांत किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.2 करोड़ किसान आते हैं। बैंक खाते में पैसा आना और फिर वापस चले जाना, ये किसानों की गरीबी का मजाक उड़ाना है। चुनाव से पहले इस स्कीम को शुरू करने की जल्दबाजी ने सरकार पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरनाऊ। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे हमारे पैनलिस्ट से, लेकिन पैनलिस्ट के पास जाए उससे पहले आपको दिखा देते हैं मिरनाऊ ने इसी मुद्दे पर जब नासिक के डिविजनल कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, तो सुनिए क्या कहना था डिविजनल कमिश्नर राजाराम माने ने इस स्कीम के बारे में। राजाराम जी का क्या कहना था ये भी आप जरा सुन ले। As you know, this is minimum basic income scheme, and all the farmers eligible for this scheme are farmers below 5 acres of land. So we basically at Talati level or village level, we collect all information about the khatas of Talatis from the computerized data we have. Then we link it with Aadhaar and bank account number. And we prepare the list of eligible farmers, which is uploaded on this PM Kisan portal. So far in Nasik division, we have around 6,692 villages, out of which we have almost
posted information of 11,65,000 farmers on NIC website. Um, from our side, we feel that all these are eligible farmers and they have been certified as eligible by the village level committees and tahsildars. So they all are eligible and will get the relief. So as far as only this particular division is concerned, out of 11 lakh farmers, so if you can just tell us approximately the percentage of farmers who have received at least their first installment till now? That is continuous process, and I think 80% of the farmers have been got the relief. Actually, we don't have the real data bank wise or farmer wise, Right, sir. but almost all eligible farmers are, will get the relief. And my last question, sir, when we were really doing our ground check, it's especially in this entire division, what we really came to know the fact that there were a couple of farmers, there were several reports also which came to light that how they had got their money into their accounts on the very same day, 24th of February, but within hours later the money was withdrawn back as well. So we have come across such farmers as well, and they are still waiting for their money. So what is the government really doing about it at this point in time? Basically, this may be because of difference in name of farmer on subaltern extract and name of farmer on bank account. That may be the reason. The correction process is continuous process and that is going on. So wherever such type of complaints may have, that will be simultaneously corrected and they will get the money. And if farmers have such complaints, where they can really come and complain about it, as far as if their money is getting withdrawn? This redressal process is going on at Tahsildars level. Wherever they have problem, they approach Talatis and Tahsildars and get their data checked. So checked data again goes to bank and money goes on their account. और इसी पर चर्चा करेंगे। मंदार, यहाँ पर एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है, स्कीम एज सच आप खुद बताएं कि स्कीम एज सच बहुत ही किसान के हक में बना हुआ एक स्कीम है और ऐसी स्कीम की किसान को ज़रूरत थी। और यहाँ पर इस चर्चे में हम स्कीम पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल अगर उठा रहे तो उस जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे जिसके तहत जिस जल्दबाजी के वजह से स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाता नजर आ रहा है। इसी पर सवाल उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे भास्कर घोष, बीजेपी के प्रवक्ता है, योगेश पांडे प्रवक्ता है स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के, अभिमन्यु कोहर राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है और सिराज हुसैन जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। आप सबका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरू करेंगे योगेश पांडे आपसे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से नाता भी रखते हैं। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र के कुछ एक गांव में, नासिक जिले में कुछ एक गांव में जाकर जो किसान है उनसे बात की थी। 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर ब्यौरा दिया है। लेकिन ये बताएं कि राज्य भर में जहां पर ये स्कीम का रोल आउट हुआ है, क्या इस तरह के किस्से आपके सुनने में भी आए हैं? जगह पे ये किसानों के साथ मजाक किया है, जबकि खाते में 2000 रुपया जो भीख की तरह दिया गया किसानों को, और वो 2 घंटे 4 घंटे के अवकाश के बाद में चला गया। कविता जी, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब ये बजट के अंदर जब ये प्रावधान किया, ये प्रधानमंत्री किसान ये योजना थी, तो इसी की जो राशि थी वो 75,000 करोड़ की थी, और जो पहली किस्त दी गई है वो नाम मात्र 2000 करोड़ की है। मतलब इन्होंने पूरा किसानों के साथ में छलावा किया और लोगों को झूठे आंकड़े दिखाए, आंकड़ों का फर्जी खेल रखा है। क्योंकि ये अगर अपन देखें, पहली किस्त अगर 2000 करोड़ जाती है तो इनका जो स्कीम है ये 3 किस्तों में है, मतलब कि केवल 6000 करोड़ का ही जो आउटले होने वाला है। फिर आपने किस बिना पे 75,000 करोड़ की जो ढोल पिटवाए, तो ये पूरी तरह से एक धोखाधड़ी है और ये आने वाले चुनाव के तहत लोगों को, किसानों को देने वाली एक रिश्वत जैसा है, या इसे क्या इसे हम लोग भीख कहेंगे। किसान इनके 2000 रुपए के लिए कोई हाथ फैला नहीं रहा है। वास्तविक जो किसानों की जो मूल समस्या है उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ये पूरे ध्यान भटका के ये
कोई हम ये नया जी। योजना ला रहे, ये ला रहे, इसी की जरूरत नहीं। जो मूल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं किसानों के, उसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी जी। है। उसके ऊपर आपने क्या किया 4 साल में, जी योगेश, लेकिन उसके बारे में चर्चा छोड़ने के बजाय आप ऐसी उसकी योजना लाके किसानों का मजाक बना रहे। जी योगेश जी, जो आपने बात रखी है कि एक तरह से 2000 करोड़ रुपए की पूरे देश के लिए जो लागत पहली किस्त के तौर पर लाई है, जो प्रधानमंत्री ने भी बताया है कि कुल मिला के अब तक 1 करोड़ किसानों को, जो सीमांत किसान है, उनको इसका लाभ हुआ है। और उसमें अगर देखा जाए, एक सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो 12 करोड़ किसान हैं पूरे देश में हमारे, जो कि सीमांत किसान है। तो ऐसे हाल में अभिमन्यु कौर, क्या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन का जो एक जोश होना चाहिए था, वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर और कोई इसमें बात आपको लगती है कि जो होनी चाहिए थी? क्योंकि 2000 रुपए की पहली किस्त अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर पहुंची है तो उसमें से कुछ गलतियां दिख रही है। तो क्या हो रहा है ये सब? देखिए सर, हमें ये समझना पड़ेगा कि 5 साल पूरे हो गए हैं सरकार को। सरकार के पास ऐसा दिखाने को कुछ है नहीं कि उसने कुछ किसानों के लिए किया हो। जो वादे चुनाव से पहले किए थे वो पूरे किए नहीं इन्होंने। जो नई पॉलिसीज लाई थी वो सिर्फ कागजों पे रह गई, ग्राउंड पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से किसानों की लूट की गई है। तो अंत में इन्होंने ये किया, जब इन्होंने देखा कि पूरे देश के किसानों में इनके खिलाफ गुस्सा है, बीजेपी के खिलाफ, तो ये एक तरीके का जल्दबाजी में 2000 रुपए की रिश्वत देके किसानों की वोट खरीदने की कोशिश की गई है। ये एज सच कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर ये योजना बना के किसानों की हालत सुधारने की कोशिश होती तो जब ये सत्ता में आए थे उस समय इनको ये योजना लागू करनी चाहिए थी। दूसरी बात, और इसी वजह से जब ये जल्दबाजी में सारा किया जा रहा है, सरकार की कोशिश, सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से 2000 रुपए खाते में भेज दिए जाएं। वो बिना कई जगह, इसी वजह से सारी परेशानियां आ रही हैं। कभी 2000 रुपए जा रहे हैं, फिर वो वापस ले रहे हैं उनके किसानों के अकाउंट से। और दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो लैंडलेस जो किसान है वो इस योजना के तहत नहीं आते हैं। और लैंडलेस किसानों की जो अभी संख्या है, जो लैंडलेस लेबर्स है और किसान है, वो लगभग 15 करोड़ के आसपास है पूरे देश में। तो उनको तो इस योजना में शामिल किया ही नहीं गया है। और तीसरी और अंतिम बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर, कि जो रियल समस्याएं हैं किसानों की, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे उनको एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, उनकी कर्ज मुक्ति की बात नहीं की जा रही है। ये सरकार मुद्दे को भटका रही है। और अगर आप देखेंगे जो किसानों के ऊपर जो एवरेज कर्ज है, जो 40 से 50 हजार रुपया पर किसान आता है, अगर आप उसका इंटरेस्ट भी देखेंगे पर मंथ का, और जो ये 6000 रुपए अभी दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, यानी 500 रुपए महीना, तो 500 रुपए पर मंथ तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया जा सकेगा। जो पैसे उसने कर्ज में ले रखे हैं, तो सारा पैसा तो उसका इंटरेस्ट में चला जाएगा। और 500 रुपए पर महीने में होता क्या है? 500 रुपए में हम ना तो कोई अपने बच्चे को किसान ना तो स्कूल भेज सकता है 500 रुपए में, ना वो कुछ उसको अच्छा खाने के लिए खिला सकता है, ना 500 रुपए में उसके लिए अच्छे कपड़े ला सकता है। तो 500 रुपए महीना में होगा क्या? ये एक तरीके से किसानों की वोट खरीदने की कोशिश है। और मैं आपको अंत में एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, लेकिन जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से लॉन्च की थी, उसके बाद हमारे जो सभी राज्यों के किसान नेता हैं, उन्होंने जब ग्राउंड पे जाके किसानों से बात की, तो किसानों का रिएक्शन ये है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले बहकाने की, किसान सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। और जब तक पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगे, जब तक किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा चुनावों में। जी, सिराज हुसैन, आप पूर्व सेक्रेटरी रह चुके, ब्यूरोक्रेट रह चुके, ये बताएं कि स्कीम जो है फरवरी में बजट के दौरान यहाँ पर स्कीम अनाउंस हुआ था, उसके बाद मार्च 31 तक जो एलिजिबल किसान है उनके खातों में ये पैसा पहुंचना था, इस तरह का डेडलाइन एक दिया गया था। क्या आपको लगता है कि जो वक्त दिया गया था हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे राज्यों को, क्या वो वक्त कम था इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए, ये बात तो ठीक है कि स्कीम को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स को करेक्ट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स को आधार और बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ये बात सही है, क्योंकि जब तेलंगाना में इसी तरह की स्कीम रायतू बंधु में लागू की गई थी तो उन्हें तकरीबन इस कार्रवाई को करने में 9 महीने का वक्त लगा था। लेकिन ये बात भी ठीक है कि सभी राज्यों की रेवेन्यू मशीनरी ने, तहसीलदार और एसडीएम, कलेक्टर, वो पूरा लग के ये लिस्ट बनाई हैं और भूलेखों के आधार पर ये कोशिश की गई है मुख्तलिफ राज्यों में कि किसानों के खातों को उनके बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए।
अब ये मुमकिन है कि कुछ जगह कुछ गलतियां इसमें हुई होंगी। हम लोग भी देखते हैं अक्सर हमारे खातों से गलत डेबिट कर देते हैं बैंक, फिर 2 दिन बाद वापस क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां कुछ केसेस में हुई होंगी और ये सामने आएंगी। मेरे ख्याल से इनको ठीक किया जा सकेगा। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हालांकि जल्दी में योजना लागू की गई, लेकिन ये एक अच्छी स्कीम है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगली सरकार बनेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स चाहिए होंगे वो उन रिफॉर्म्स की तरफ भी ध्यान देगी, न सिर्फ खाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ। जी भास्कर घोष, फिर सवाल यही उठता है कि कुल मिला के जो योजना लाई गई है, इस योजना को अमल में लाने के लिए जिस तरह से जल्दबाजी की जा रही है, उस जल्दबाजी पर हमारा सवाल है। क्योंकि अगर सीमांत किसान 12 करोड़ है पूरे देश में, अब तक सिर्फ 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने की पहली किस्त में कोशिश की गई थी? मंदार जी, मुझे आप थोड़ा 10, 15, 20 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि ये जिस तरह से अदर पैनलिस्ट ये बात को दिखा रहे हैं कि ये एक सस्ता राजनीति है, वो नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत बेसिक इशू में जाता हूँ कि ये जो स्कीम वो लागू किया है फॉर बेसिक इनकम ग्रुप्स जो हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इसका ये योजना लागू किया गया है। इनका जो बेनिफिशियरी ग्रुप है ये बहुत ही अलग बेनिफिशियरी ग्रुप है। मैं 2 एक उदाहरण आपको देता हूँ। इसमें जो बेनिफिशियरी होगा उनमें से हाई इनकम ग्रुप्स का जो स्टेटस ऑफ द लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर हाई इनकम ग्रुप्स में है, जैसे प्रेजेंट एमपी है, एमएलए है, मेयर है, चेयरपर्सन है, इनके नाम निकाल दिया जाएगा। रिटायर्ड वर्किंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके नाम एक्सक्लूशन किया जाए एक्सेप्ट द ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप डी। पेंशनर जिसका 10,000 रुपया के ऊपर पेंशन है और उसका नाम एक्सक्लूडिंग द ग्रुप 4 एंड ग्रुप डी, इसका नाम दिया जाएगा। और इनकम टैक्स पेयर्स जो है, प्रोफेशनल्स जो है, डॉक्टर्स जो है, इनके नाम भी ये पूरा स्कीम से अलग हो जाएगा। इसके बावजूद भी लैंड ट्रांसफ़र, इन केस ऑफ लैंड ओनरशिप ट्रांसफ़र अगर दिसंबर 1 से 2018 से जनवरी 31 2019 तक हुआ जाए, उनका नाम भी प्रोपोर्शनेट लिस्ट में आते हैं। और मैं और एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग या कम्युनिटी ओनरशिप है, उनके लिए एलिजिबिलिटी के लिए और एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म तय किया जा रहा है जिसका यूनियन मिनिस्टर। मेरा कहना बात है कि ये जो स्कीम हमने लागू किए हैं वो स्कीम एकदम जो लैंड रिकॉर्ड्स जो BLRO या जो मेंटेन करते हैं उनमें से कई लैंड ओनर्स के नाम जो है वो निकल जाएंगे और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होने का एक सही जो परिस्थिति और सही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब बनेंगे। तो ये हमने, आप देखिए अगर आंकड़े पे हम जाए, मंदार जी एक सेकेंड, मैं आंकड़े पे जाऊं तो उसमें 2015-16 का जो लैंड रिकॉर्ड्स एग्रीकल्चरल सेंसस है उसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट में ही 50% का ऐसा लोग हैं जो इसका एलिजिबिलिटी हैं। तो ये जो स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स मैकेनिज्म्स है, स्टेट ऑफिशियल्स जो है, ये हमें जैसे देते जाएगा उस हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। और मेरा एक खुद पैनलिस्ट जो बताए थे कि 75,000 करोड़ में सिर्फ 2,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ 31 मार्च तक, और इसका कट ऑफ डेट हमने दिया था February 1, 2019। इसके अंदर आप 12 लाख जो आप आंकड़े दे रहे हैं एलिजिबल फार्मर्स, इसमें से जैसे जैसा लोग आते रहा उस हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। लेकिन सरकार ये प्रतिबद्ध है कि वही फार्मर को बेनिफिट मिले जो एलिजिबल है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज क्राइटेरियाज। तो नेचुरली इसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कहीं गलत हो गई तो सरकार का मनसा भी आप देखिए कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए सरकार इमीडिएट डायनेमिक एक्शन ले रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं कि 2 हेक्टेयर्स और 5 एकड़ वाले लैंड ओनर को डायरेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारे स्कीम इज टारगेटेड टू एक्चुअल बेनिफिशियरी हु डिजर्व दिस। सो नेचुरली ये पूरा काम करने में जो अभी हमारे साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरा काम करने में वक्त लगता है। अगर वहाँ पे कोई करेक्टिव मेजर्स लेना है
तो गवर्नमेंट ले रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इस बात के ऊपर संकल्प है कि जो लोग एक्चुअल डिजर्व करते हैं वहां तक ये पहुंचाना। ये मेरा आज का स्टेटमेंट है। एक कई सवाल है योगेश जी, एक सवाल सबसे अहम इसमें यह है, इनका कहना है कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की राशि तो जरूर रखी है, लेकिन अब तक अगर 1 करोड़ 14 करोड़ में से अगर 1 करोड़ किसान तक ही पहुंचने की अगर मनीषा है, तो इसके दायरे में अगर स्पीड जो दिख रहा है ये पूरा कब होगा, और ये पूरा डेडलाइन इसका होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहला किस्त देने के लिए? नहीं, मैं बंदार जी, मैं थोड़ा भास्कर जी को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। भास्कर जी ने जो बात रखी है अभी कि इसमें अपर लिमिट है 2.5 हेक्टेयर का एक अपर लिमिट डाल रखा है, और उसके जो वहां तक है उसके नीचे भी जो लैंड होल्डिंग रहेगी उन्हीं को ये 2,000 रुपया इनको दिया जाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात की जब भी एक परिवार में अगर 4 सदस्य, उसमें क्लासिफिकेशन भी है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं भास्कर जी। तो आप जो कह रहे हैं कि इसमें नहीं अपर लिमिट है और आपको पता नहीं है, इसका कोई डेटा एनालिसिस नहीं हुआ है कि कितने को बेनिफिट मिलेगा, आपने रैंडमली, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कोई डेटा बैंक है ही नहीं कि कितने किसानों के पास कितना लिमिट का होल्डिंग है, क्या है, और ये केवल जल्दबाजी में घोषित एक योगेश जी यही तो मैं कह रहा हूँ, ये डेटा बैंक तो मैं डेटा बैंक तैयार कर जिम्मेदारी स्टेट मशीनरी का है ना। डेटा बैंक रखना चाहिए था। आपने किस आधार पर बोल दिया कि हम 75,000 करोड़ देंगे, जबकि महाराष्ट्र में जब भी कर्ज माफी का जब घोषणा हुआ था तो उसके अंदर भी इसी तरह से हुआ था कि 34,000 करोड़ की राशि थी घोषित की, लेकिन लोगों को राशि कितना मिला कर्ज माफी का अभी तक आंकड़े नहीं है। अब कह रहे हैं कि 16,000 17,000 करोड़। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास में पूरा एनालिसिस डेटा नहीं है, उसके बावजूद भी आपने घोषणा, क्योंकि चुनाव सामने है, और आप मान नहीं कीजिएगा ये केवल एक योगेश जी पहले तो बजट में जो प्रोविजन किया जाता है वो आउटर लिमिट होता है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये बजट में जो प्रोविजन होता है वो आउटर लिमिट के प्रोविजंस होते हैं। भास्कर घोष, एक सेकंड भास्कर घोष, एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। बजट में जो एलोकेशन होता है, जो प्रोविजन किया जाता है पैसों का, वो भी किसी डेटा के बेसिस पर होता होगा? एग्जैक्टली। तो किस डेटा के बेसिस पर 75,000 करोड़ अलग वही तो डेटा जो मंदार जी बता रहे हैं कि 12 करोड़ जो एलिजिबल फार्मर्स हैं, 12 करोड़ जो एलिजिबल फार्मर्स है, उसी डेटा के आधार पर एक आउटलाइन बजटरी एलोकेशन किया जा सकता है। अगर आपके डेटा में, अगर उसके बाद जब आप एलिमिनेशन, जी, अगर आपके डेटाबेस में 12 करोड़ फार्मर पहले से है, तो सारे 12 करोड़ फार्मर को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? 12 करोड़ फार्मर में जो एलिमिनेशन में है, जो बेनिफिशियरी के एलिमिनेशन, वो तो आपको मैं क्राइटेरिया बता दिया। उसके हिसाब से स्टेट जो लिस्ट तैयार करके सेंटर को देंगे, उसके हिसाब से डीबीटी होगा। तो वो लिस्ट स्टेट जैसे देता जा रहा है, सेंटर उसको, जैसे यूपी सबसे हाईएस्ट है, 2.21 करोड़ यूपी का एलिजिबल फार्मर्स है। उसमें अगर ये डेटा वो यूपी का गवर्नमेंट तैयार करके हमें देता है, तो उसके हिसाब से हम इसका बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। 20,000 करोड़ अप टू 31 मार्च 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। जी भास्कर जी, ये बताएं कि क्या सभी राज्यों ने आपको ये डेटा निकाल कर दिया है कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में कितने मार्जिनल फार्मर है? नहीं, वही तो डेटा 12 करोड़ का जो हिसाब आपने आंकड़े जो अपने मंदार जी भी बताया, वो तो वही एंटायर पैन इंडिया का डेटा है। अब स्टेट वाइज जब डेटा तैयार कर रहे हैं, एलिमिनेशन करके जो क्राइटेरिया हमने उसमें डिटेल नोट में डिटेल क्लॉजेज में हमने क्राइटेरिया दिया, उसको माइनस करके स्टेट जैसे दे रहा है वैसे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, एक सेकंड के लिए लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है कि वी वांट टू गेट बेनिफिटेड टू दोज बेनिफिशियरी हु आर एलिजिबल फॉर दिस बेसिक इनकम ग्रुप। लेकिन वही बात वही पे आती है। एक सेकंड योगेश जी, एक सेकंड शांति से हम समझ लेंगे क्या ये, क्योंकि काफी पेचीदगी में फंसा हुआ मामला है। सिराज जी, आपने गवर्नमेंट देखी है अंदर से, आपने जिस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो भी आपका अनुभव रहा है, तो आपको ये लगता है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया मार्च महीने तक रखा हुआ है, 12 करोड़ के आसपास के जो मार्जिनल फार्मर्स बताया गया है, सीमांत किसान जो है, आपको लगता है कि जो डेटा है वो सही है, या कुछ गलत डेटा के आधार पर, या सिर्फ एक किसी अंदाजे के ऊपर इन्होंने ये जो स्कीम है वो बनाई हुई है? नहीं, देखिए, ये तो 12.5 करोड़ जो किसानों की तादाद है, ये तो एग्रीकल्चर सेंसस से आई है, और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद ऐसी हो सकती है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने इसके बारे में एक मजमून भी लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि ये मालूम करना आसान काम नहीं है
कि कौन से किसान हैं जो इस स्कीम के डिजर्विंग हैं, क्योंकि जो कैटेगरीज एक्सक्लूड करी गई, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया, उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको ये धनराशि नहीं मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी है जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, मगर मान लीजिए वो कोई व्यापार करता है और उसकी 30,000 रुपए की आमदनी है, जाहिर है कि वो इनकम टैक्स तो नहीं देता है, इनकम टैक्स एसएससी नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल जाएगा। तो ये बात सही है कि जल्दबाजी की वजह से इसमें काफी मुझे लगता है कि इंक्लूजन की गलतियां होंगी। और आज के अखबार में उड़ीसा में छपा है जो उनकी कालिया स्कीम है, उसका भी आज तक डेटा सरकार ने बताया नहीं, उड़ीसा की सरकार ने, कि किसको मिला है वो धनराशि। तो ये बात सही है कि क्योंकि बहुत जल्दी में स्कीम लागू हो रही है, इसमें कुछ गलतियां होने की संभावना है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि किसानों की मदद करने के लिए जो स्कीम बनाई गई है वो एक अच्छी स्कीम है। हालांकि अगर इसमें सफिशिएंट वक्त दिया जाता इसकी तैयारी के लिए तो ये बेहतर तरीके से लागू की जा सकती थी। जी, और सिराज जी, जैसे आप कह रहे थे कि गलतियों की संभावना है क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभिमन्यु हमें ये बताया कि अगर किसी किसान के खाते में आप 2,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं जिसका आपने वादा किया था, और कुछ ही चंद घंटों के अंदर वो 2,000 रुपए आप का ट्रांजैक्शन आप रिवर्स कर लेते हैं, उसे वापस ले लेते हैं। जैसे ही किसान हमें बता रहे थे उनका अकाउंट 2,000 से 0 में चला गया, किसान पर क्या बीतेगी? क्या ये महज एक गलती है? देखिए, ये जो आज किसानों की जो हालत है, जो किसान आज आत्महत्या करने पे विवश हैं, जिस गरीबी का वो सामना कर रहे हैं, ये उस गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके जो हालात हैं, उसके इतने बुरे हालात, उसका ये मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, जो मैं फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि चुनावों के समय ये 2 महीने पहले ये योजना लॉन्च की गई है, तो ये एक किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना एक कम लग रही है और ये चुनाव जीतने के लिए एक बात कह दी गई है, ऐसा ज्यादा प्रतीत हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि आप मान लीजिए 2,000 रुपए ये कह रहे हैं कि भाई हम 2,000 रुपए दे देंगे, उसके बाद फिर 2 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपए और दे देंगे। हमें ये समझना होगा कि आज के दिन 6,000 रुपए सालाना, उसमें क्या होता है? उसमें 6,000 रुपए सालाना में अगर आप रयात बंधु तेलंगाना की देखेंगे तो जो उन्होंने 25% फार्मर्स के लिए किया है, क्योंकि 75% तो लैंडलेस फार्मर्स है तेलंगाना में भी, तो कम से कम उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए पर एकड़, यानी किसी के पास अगर 5 एकड़ लैंड होगी तो उसको 50,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे उसको। तो 50,000 रुपए एक सम्मानजनक राशि मालूम पड़ती है, लेकिन 6,000 रुपए 5 एकड़ तक वाले किसान को, ये तो एक मजाक किया जा रहा है किसानों के साथ, और रियल जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रही है सरकार बार बार, और सरकार इस तरीके की बातें कह रही है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी 3-4 महीने पहले एक योजना आई थी, पीएम आशा योजना। वो पीएम आशा योजना कहां गई? वो पीएम आशा योजना कागजों तक ही रह गई, वो पीएम आशा योजना हवा में उड़ गई, उसके बारे में अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब एक नई बात कह दी गई है। अब आप देखिएगा, अगर किसानों के प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेंगे और आने वाले समय में प्रोटेस्ट, जल्द ही प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तो फिर एक ये नई योजना ला देंगे और पुरानी योजना भूल जाएंगे। ये तो यही तो हम देख रहे हैं 5 साल से, हर 6 महीने बाद नई योजना ला दी जाती है, लेकिन जो पुरानी योजना थी उसका भी तो विश्लेषण करना पड़ेगा ना, कि वो कहां तक पहुंची है, उसका क्या इंपैक्ट आया है, वो कोई विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। हर 2 महीने 4 महीने बाद नई योजना ला दी जा रही है। बिल्कुल। और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी, मेरा ख्याल से अभिमन्यु जी हाईली बायस दिख रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि हमारी सरकार आज तक किसानों के लिए जो स्कीम लाए हैं, ये स्कीम पढ़ने में बहुत लंबी लिस्ट है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं, 21 जो फसलें हैं उसको एमएसपी के अंडर लाया गया है, और भी जो किए हैं, इसके साथ ही आप जोड़ के देखिए, जरा ग्राउंड पे चलते हैं ना, 6,000 हमारे पहले ग्राउंड पे जाते हैं, तो आप ग्राउंड पे चल के देखिए ना हमारे। आपके साथ ग्राउंड में जाए, आप गाँव का नाम बता दीजिएगा, आप गाँव के नाम बता दीजिएगा, मैं उस गाँव में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आपके आमंत्रण मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा बात को आप पहले स्वीकार कर लीजिए। भास्कर जी उनके सवाल का जवाब दीजिए। भास्कर जी, एक सेकंड। जो काम
भास्कर जी एक सेकंड, एक नहीं, तो आपने कविता जी, कहा एक एक सेकंड वो जो अलग से आपने मेरे 6,000 पैनलिस्ट पर रुपया सवाल अलग से वो उठाया। दिखा एक रहे हैं, ये अलग सेकंड बात नहीं भास्कर है। जी एक सेकंड, आपने मेरे पैनलिस्ट पर सवाल उठाया है, उस सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। यहाँ पर अभिमन्यु कोहर राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रवक्ता है, वो बायस्ड होंगे, किसानों की तरफ बायस्ड होंगे, आपसे किसान के तौर पर, किसान के बिहाफ पर आपसे सवाल उठाएंगे और वही सवाल पूछ रहे। जवाब दीजिए कि वो आशा योजना का क्या हुआ। हेलो, नहीं कविता जी, पहले बात है अगर वो बायस्ड होंगे तो वो पॉजिटिव जो काम गवर्नमेंट ने किया उसके बारे में बताए। आप वो कह रहे हैं कि 6,000 रुपया उसका आप 500 रुपया से क्या होगा, ये बात नहीं है। आज हमारे गवर्नमेंट जो योजना लागू किया है किसानों के लिए, पूरा योजना के लिए आप एक शेड्यूल कीजिए, आप एक डिबेट कीजिए, तो हम बता देते हैं कि उसमें किसान कैसे कैसे दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। बट माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सवाल ये है कि 6,000 रुपया उसी बेनिफिट का एक अंग है। हाँ, प्रधानमंत्री फसल योजना का क्या हर्ष है? एक सेकंड के लिए हमें इसी डिबेट पर रहेंगे, इसी विषय को लेकर। भास्कर जी, आपको भी सवाल कुछ करने हैं, बहुत अहम सवाल है, लेकिन उसके पहले हम हमारे दर्शक के पास जाते हैं जो बात करना चाह रहे हैं। यूपी से श्री गोपाल जो है वो बात करना चाह रहे हैं रतनपुर से। श्री गोपाल जी, आपका क्या कहना है? हाँ, रतनपुर से नहीं सर, हमारा मोटा गांव है, घाटापुर तहसील जी, और कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि हमारी जमीन 1 हेक्टेयर करीब है ग्राम मोटा में, किसान है हम, और हमको आज तक एक पैसा नहीं मिला 2000 की किस्त। 2000 का तो आपको लागू नहीं है क्योंकि आपके पास ज्यादा जमीन है, 5 एकड़ के नीचे अगर किसी के पास। जी, तो भास्कर जी, उनका सवाल जैसे था, लेकिन उसके अहम एक और सवाल आपको भी करना है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर 1.5 करोड़ के आसपास सीमांत किसान हैं, उसमें से अब सिर्फ 14 लाख लोगों के पास ये 2000 रुपया पहुंचा है, ऐसे कहा जा रहा है। उसमें से कई किसान जो है वो कह रहे हैं फिलहाल कि उनके 2000 रुपये वापस लिए गए। तो ये जो बातें लगातार हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन में ये गड़बड़ियां क्यों हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्या आपका ध्यान नहीं है? सरकार का सिर्फ योजना के पीछे एक के बाद दूसरी योजना आ रही है और हर चीज में इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां हो रही है। मंदार जी, पहले बात है कि महाराष्ट्र में अकॉर्डिंग टू सेंसस 1.18 करोड़ प्रांतिक किसान हैं जी। उसके अगर आपके आंकड़ा की 14 लाख के पास पहुंचे हैं अभी तक। आज मान लीजिए मार्च 31 तक हमारे टाइम है और मार्च के 5 तारीख है, तो मेरा ख्याल से 14 लाख से वो बढ़ के और भी बढ़ेंगे और भी तेज़ी से काम होंगे। लेकिन दो बात है। एक तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, उसका जो कॉम्प्लिकेसीज है मैंने वो बता दिया। 2 है, आप गवर्नमेंट का नियत देखिए, गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉर्मेशन का जो एक टोटल एटीट्यूड वो देखिए कि आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसा लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जो लैंड ओनर्स हैं लेकिन वो बेसिक इनकम ग्रुप के हैं और उनके पास इतना कम लैंड हो। आज हमने ये अगर चालू किए हैं तो उसके ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं कि वो जल्दी क्यों नहीं पहुंचा। बिकॉज आप तो जानते हैं इस देश में ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी आज पूरा सिस्टम को ही चलाते हैं, तो उनका अपना एक टाइम लगेगा। लेकिन इन प्रिंसिपल हमारे गवर्नमेंट वो छोटे किसानों के ऊपर जो लैंड ओनर्स हैं, जो नॉन लैंड ओनर्स है, उसके लिए तो अलग स्कीम हमने बनाया, यानी टोटल फार्मिंग ग्रुप जो है उसके लिए इस देश द फर्स्ट गवर्नमेंट जो इतना पूरा एक होलिस्टिक जो पॉलिसी मेकिंग सिचुएशन तैयार किया है। तो इसको मेरा ख्याल से सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज 500 से क्या होगा, 17 रुपया से क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग ना करें। आज अगर हम 6000 देते हैं तो नेक्स्ट बार हमने 10,000 कर देंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स है, गवर्नमेंट का एक जो सेंसिटिविटी है, इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? जी भास्कर जी, बात मान लेते हैं और ये हमने शुरुआत में ही कहा था कि किसान के हक में आपने योजना बनाई है, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि नियत से, प्रिंसिपल से किसी का पेट नहीं भरता। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नेशन नाउ में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं यहाँ पर किसान सम्मान निधि के बारे में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और सवाल पूछ रहे कि क्या जल्दबाजी में इस पॉलिसी का रोल आउट हुआ था, जिस वजह से जिन किसानों को इसका फ़ायदा मिलना था उन सारे किसानों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सवाल यहाँ पर है सिराज हुसैन आपसे, कुछ चीज़ें मुझे समझनी है। अब एक तो ये है कि पिछले कुछ 3-4 साल की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लोन वेवर यहाँ पर लोन वेवर दिया था किसानों को, और इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उसमें भी डेटा कलेक्शन किया गया था, और इस डेटा कलेक्शन में मेरे ख्याल से ये भी डेटा लिया होगा कि फार्मर का लैंड होल्डिंग जो है वो कितना है। साथ ही साथ आपका एक फार्म सेंसस आया था 2015-16 में, एनएसएसओ का भी डेटा आपके हाथ में है। ये बताए, ये सारे डेटा पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो आरबीआई के पास रीजनल रूरल बैंक की तरफ से जो डेटा आती है, बैंक जो लेंडिंग करती है फार्मर्स को, ये सारे डेटा पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मार्जिनल फार्मर्स है, कितने लोगों को यहाँ पर फायदा होना चाहिए? देखिए, ये तो राज्य सरकारें कर ही रही हैं। जो आप कह रही हैं, मुख्तलिफ डेटा बेसिस से वो ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से फार्मर हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जो सबसे रिलायबल डेटाबेस होता है वो होता है लैंड होल्डिंग का डेटाबेस। उसको उत्तर प्रदेश में खतौनी कहते हैं। तो खतौनी में जिन लोगों का नाम है, उन्हीं लोगों को और उनकी लैंड होल्डिंग के आधार पर ही हम ये फैसला कर सकते हैं कि कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं, कौन लोग सचमुच में 5 एकड़ से कम ज़मीन रखते हैं। बाकी जितने डेटाबेसेस हैं, वो चाहे लोन वेवर का डेटाबेस हो, या प्रोक्योरमेंट का, गेहूं और धान के प्रोक्योरमेंट का डेटाबेस हो, या नरेगा का डेटाबेस हो, वो सब इसको सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, जैसा कि उड़ीसा ने कोशिश की थी कालिया स्कीम में करने की। लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स के डेटाबेस के मुकाबले में कोई डेटाबेस नहीं है। अब ये सब बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, क्योंकि ये निर्णय भारत सरकार ने लिया था कि 31 मार्च तक हमको ये धनराशि का भुगतान करना है, और इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद अभी ये वजाहत नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है कि ये हम धनराशि दूसरी किस्त या इवन पहली किस्त हम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। इसलिए बहुत जल्दी में ये काम हो रहा है, और इसलिए जो एक्सक्लूजन जिन लोगों का होना चाहिए, जिन लोगों की आमदनी इनकम टैक्स लिमिट से ज़्यादा है लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनके एक्सक्लूजन का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से कुछ गलतियां होंगी मुख्तलिफ राज्यों में, और कुछ ऐसे लोगों को ये धनराशि पहुंचेगी जिन्हें नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसके अलावा भी बहरहाल जिन लोगों को पहुंचेगी वो खुश होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उम्मीद करें कि वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे खेती के लिए। जी अभिमन्यु, सवाल ये है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एक तो डेटा के प्रति हम लोग ये कह रहे हैं कि लगातार के पूरे देश में 12 करोड़ के आसपास सीमांत किसान है, लेकिन ये सीमांत किसान के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानी करते हैं, उनके पास जमीनें भी नहीं है। तो क्या ये पूरी जो एक सूची होगी या पूरी एक तरह से जो तादाद होगी, उस वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? जबकि अब इम्प्लीमेंटेशन में ही हम फंसे हुए हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन को ही इतना स्नेल स्पीड से बहुत ही स्लो तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कब यह होगा? क्योंकि 3 किस्तों में देना था, जो पहली किस्त है वही अब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दूसरी किस्त तक कब पहुंचेंगे? देखिए, हमें एक चीज क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे किसानों की हालत सुधारना किसी भी राजनीतिक पार्टी का मकसद नहीं है। इनका पूरा ध्यान इसी चीज पे है कि किस तरीके से चुनाव जीते जाएं, उसके लिए ये सारे हथकंडे ये अपनाते हैं। और किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों की हालत सुधारने की बात है, हमें ये समझना पड़ेगा, जो हम बार बार कहते आए हैं, आपके टीवी पे अक्सर इस विषय पे डिबेट हुई है बहुत सारी पिछले 3-4 साल में, कि आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा।
आपको जो किसानों की रियल समस्या है उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कुछ बातें ये भी निकल के आ रही थी कि सरकार दूसरी किश्त भी चुनाव से पहले देने की तैयारी कर रही है। ऐसे भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही थी। और जो भी मेरे से पहले वाले जो पैनलिस्ट थे, जो सिराज जी ने जो बात कही, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सरकार इस उसमें लगी हुई है कि आचार संहिता से पहले ये कर दिया जाए। ये चुनाव आचार संहिता से अब पहले एकदम से इतनी जल्दबाजी में ये क्यों आ गए हैं? ये अगर इनको इतनी जल्दबाजी थी तो 5 साल का पूरा कार्यकाल था इनके पास, तो 5 साल में इनको करना चाहिए था ये चीजें। लेकिन अब इनको ये प्रेशर है कि आचार संहिता से पहले किसी भी कीमत पे ये लागू करना है। यानी सरकार का जो मकसद है, और जो भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे, नियत की बात कर रहे थे, देखिए सर, नियत से पेट नहीं भरता है। जिस किसान ने उधार ले रखी है बैंक से खेती करने के लिए, या किसी अन्य आदमी से उधार ले रखी है, तो वो ये नहीं कहेगा उसको कि भाई मेरी नीयत साफ है और आप मेरा कर्जा माफ कर दीजिए। ऐसी साफ नीयत से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। और आप बातें कह रहे हैं कि भाई आपने इतनी पॉलिसीज, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे महोदय कह रहे थे कि इतनी सारी पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट की। अगर आपको अपनी पॉलिसीज की सफलता पे इतना ही भरोसा है तो माननीय आप 2016 के बाद से किसानों का सुसाइड का डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अभी 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, आप उसकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और अंत में देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा मैम इसमें कि 22,000 करोड़ रुपए जो बकाया है किसानों की पेमेंट का, किसानों को तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को, लेकिन जो ये शुगर मिल्स हैं जिन्होंने 22,000 करोड़ रुपए दिए नहीं है, वो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देंगी। वो किसानों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है जो उन्होंने पैसा उधार लिया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता है, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, तब किसानों की हालत सुधरेगी। जी भास्कर घोष, आप जवाब देना चाहते हैं इन सभी सवालों को? हाँ, जरूर। पहली बात है कि अभी जो हमारे फेलो पैनलिस्ट अभिमन्यु जी बताया कि नियत से काम नहीं चलता। हमने सिर्फ यही बात किया कि नियत अगर साफ हो तो काम भी बहुत साफ होंगे, और इस साफ काम के लिए ही आज जो एक्सक्लूशन करके जो फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है उसके ऊपर लागू हो जा रहा है। अभी मैं आपको 2-3 और तथ्य देता हूँ। अभी तक का जो स्टेट इसका लिस्ट मोरलेस ठीक ठाक बना के भेजे हैं, उसमें सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हिमाचल, सबसे ज़्यादा अब उत्तराखंड में इसका फीडबैक आया है। और वो जो कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के जो पैसा बाकी है, आज हमारे गवर्नमेंट 2017 के आने के बाद आप आंकड़े देख लीजिए, जो गन्ना जो किसानों को जो पैसा लौटा है हमने, वो आज के दिन में उस पीरियड में सबसे ज़्यादा गन्ना किसानों को पैसा हमने लौटाया। तो बात यह है कि हमारे जो योजना ऑलरेडी चल रहे हैं, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, किसान विकास, इस योजना में तो किसानों को लागू हो ही रहा है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 6,000 रुपया शायद उनको लग नहीं रहा है, बड़ी बात है, लेकिन गरीब किसानों के लिए कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भास्कर जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है और यहाँ पर हम साफ करना चाहते हैं। एक सेकंड भास्कर जी, माफ कीजिए, वक्त की कमी है, चर्चा यही रोकना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ कर दे, यहाँ पर जैसे हमने शुरू में भी कहा था, हमारा इरादा ये जो किसान सम्मान निधि है, इस योजना पर सवाल उठाने का बिल्कुल नहीं था। हमारा इरादा था उसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाने के लिए, उसके जिस जल्दबाजी में ये पूरे स्कीम को लॉन्च किया गया उस पर सवाल उठाने का यहाँ पर इरादा था। और एक बात आपको बता देते, जितने भी स्कीम आपने गिनाए, चाहे वो किसान निधि स्कीम हो, चाहे वो बीमा योजना हो, हर स्कीम में कहीं ना कहीं हमारे रिपोर्टर्स ने ऑन ग्राउंड जाकर किसानों से बात की है, वहां उन्होंने गड़बड़ी पाई है। जिसे जरूरत है उस किसान तक ये पैसा पहुंच नहीं रहा है, फायदा उसे नहीं हो रहा है। सवाल यहाँ आपके नियत की नहीं है, सवाल यहाँ आपके पॉलिसीज की नहीं है, सवाल अगर उठता है तो वो पॉलिटिकल विल की है। क्योंकि सरकार ने हमें दिखाया है कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो रातों रात कर सकती है। डीमोनेटाइजेशन आपको याद होगा। मंदार जी बिल्कुल, और साथ साथ कविता ये भी बता दे कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिस आंकड़े तक अब सरकार पहुंची है उस आंकड़े के बिल्कुल 1% तक भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ही बड़ा फेल्यूर है, और इस फेल्यूर को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और जैसे कि अब पूरे देश में जय जवान का नारा लग रहा है, जय किसान का नारा भी लगातार लगना चाहिए। जी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे मिरर नाउ पर खबरों को लेकर।